Hello students. So this is the fourth video on the seventh chapter of national income. In my first video we have seen the introduction and meaning and features of national income. In my second video we have seen the circular flow of national income. And the third video we have seen the concepts in national income such as GDP, NDP, GNP and NNP. So in this video we are going to learn about the methods of measuring the national income, how national income can be measured. Like calculating a national income is a macroeconomic concept. Earlier in my first video we have seen that national income is a macroeconomic approach. So calculating a national income is a big task. It's in a very difficult task. There are various precaution needs to be taken while calculating a national income. So let's revise the meaning of national income. देखिए नेशनल इनकम हमने देखा कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन. हमने पहले भी नेशनल इनकम का मीनिंग देखा. इट इज नथिंग बट द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, राइट. इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड द नेशनल इनकम. कंट्री का टोटल इनकम, कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सचेंज हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये सब इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर के. हमने देखा कि नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने के लिए एनआईसी और सीएसओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, उसको रिफ्लेक्ट करना और नेशनल इनकम से जुड़ी हुई चीजों को का वेरिएशंस, वेरिएबल्स बताना. और हमने डेफिनेशन भी देखा कि नेशनल इनकम according to NIC, national estimates the measure of volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. हमने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखा है. इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करता है. नेट एग्रीगेट वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन हम लेस कर देते हैं. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो नेट एग्रीगेट वैल्यू को हम कहते हैं दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम. नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं विच स्टार्ट्स इन ऑन 1 अप्रैल एंड टू द 31 मार्च. इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट. तो हमने देखा कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस तरह से इनकम फ्लो होता है कंट्री के अंदर, सेकेंड वीडियो में हमने देखा. और मनी वैल्यू, तो मनी इन टर्म, नेशनल इनकम जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी रिफ्लेक्ट करते हैं. फिर हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हाउस होल्ड और फर्म, ये दो सेक्टर्स होते हैं. हाउस होल्ड फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर देता है. फर्म उसके बदले उसको फैक्टर का इनकम देता है सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. फिर फर्म इन फैक्टर्स का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है कंट्री को. फिर कंट्री उसके बदले उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है और पेमेंट करती है. तो इस तरह से इनकम फ्लो होता है कंट्री टू बिजनेस, बिजनेस टू कंट्री. और ये तो क्लोज इकोनॉमी है. ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी एक सेक्टर आता है और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी भी है. तो टोटल 4 सेक्टर्स है. देयर आर 4 सेक्टर्स. हमने ये भी देखा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स फॉलो करते हैं. आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ये तीनों मेथड डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है, डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है. अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से वो मेथड वहां पे फॉलो किया जाता है. जैसे कि अगर हम सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है. अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला मेथड है आउटपुट मेथड. आउटपुट मेथड मतलब क्या?
कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, कंट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर देख लो, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल एंटरप्राइज, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। यहां से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में एक साल के अंदर प्रोड्यूस होता है, अगर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट मेथड। विद द हेल्प ऑफ आउटपुट मेथड कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो जो आउटपुट की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कंट्री का इस साल का नेशनल इनकम क्या है। इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तो प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंट्री मेथड भी आता है। अभी इसके अंदर भी दो अप्रोच है, फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच मतलब नेशनल इनकम में हमने पहले भी देखा कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। जो गुड्स बनकर तैयार हो गया एक साल के अंदर, जो गुड्स बनकर तैयार हो गया है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो भी गुड्स बनकर तैयार हो गया है, फाइनली बन के रेडी हो गया है, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है कि इस साल के दरमियान कुछ प्रोडक्शन की बस शुरुआत हुई थी, तो जो शुरुआत हुई थी वो खत्म नहीं हुई, हो सकता है वो अगले साल खत्म होगी, तो वो अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होगा। इस साल के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ इस साल जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है वही, इस साल जो फाइनल गुड्स बनकर रेडी हो रहा है वही हम कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं फाइनल गुड्स अप्रोच। ये फाइनल गुड्स अप्रोच है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो फाइनल गुड्स को हम कब कहते हैं? फाइनल गुड्स जो फाइनली कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए रेडी है। अपनी इकोनॉमी जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिवाइडेड है, राइट। सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिवाइडेड है। ये तीनों सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और टर्शियरी में सर्विसेज। तो यहां से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा इस साल का नेशनल इनकम क्या है। लेकिन ये तो फाइनल गुड्स अप्रोच है, फाइनल जो बनकर रेडी होता है। लेकिन गुड्स जो है वो अलग अलग प्रोसेस से भी गुजरता है। जैसे कि अगर हम ब्रेड देख ले, ब्रेड की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना है, लेकिन ब्रेड जो है 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजरा है। ब्रेड सबसे पहले फार्मर के पास वीट के हाल में था, फिर वीट से वो फ्लोर बना, आटा बना, और आटा बनने के बाद वो बेकरी में आया और बेकरी में वो ब्रेड बना। इस तरीके से वो 3 प्रोसेस से गुजरा है। तो तीनों प्रोसेस में वो जो वैल्यू है, अगर हम फार्मर का वीट कैलकुलेट कर ले और फ्लोर मेकर का आटा कैलकुलेट कर ले और अगर बेकरी वाले का ब्रेड का वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहां पे 3 वैल्यू, एक ही गुड्स की 3 वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग, ट्रिपल काउंटिंग, ये डिफिकल्टीज है, ये प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसीलिए हम वैल्यू एडेड अप्रोच, जो गुड्स अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस से गुजरकर फाइनल गुड्स बनते हैं, उसके लिए वैल्यू एडेड अप्रोच हम फॉलो करते हैं। तो वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या होता है, यहां पे देखिए, टू अवॉइड डबल काउंटिंग वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड अप्रोच हम फॉलो करते हैं। वैल्यू एडेड में क्या होता है कि हर स्टेज में जैसे जैसे गुड्स गुजरता है, हर स्टेज में गुड्स की कुछ वैल्यू ऐड होते जाती है। जैसे कि वीट की अगर हम बात करें, 20 रुपीज पर केजी वीट कैलकुलेट हुआ है, तो 20 रुपीज फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो 20 ऐड होके, उसके बाद वो फार्मर ने फ्लोर मेकर को वो वीट दे दिया, तो फ्लोर मेकर ने वो 20 रुपीज से उसको फ्लोर बनाने के लिए 30 रुपीज हो गया, तो 10 रुपीज वैल्यू ऐड हुआ है। उसके बाद फ्लोर मेकर ने बेकरी वाले को वो आटा बेचा, वो फ्लोर बेचा, फ्लोर बेचने के बाद बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया और उसको 50 रुपीज में बेचा। मतलब बेकरी वाले ने कितना वैल्यू ऐड किया उसके अंदर? 20 रुपीज।
फार्मर का 20, यहां पे देखिए फार्मर ने 20 रुपीज का वीट प्रोड्यूस किया, उसके बाद फ्लोर मेकर ने उस पर 10 रुपीज वैल्यू ऐड किया और उसको 30 रुपीज में आटा को तैयार किया है। उसके बाद बेकरी वाले को बेचा, बेकरी वाले ने उसमें 20 ऐड किया, अब ये हो गया 50 रुपीज का। तो ब्रेड की वैल्यू 50 है। अगर हम हर वैल्यू को कैलकुलेट कर ले तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड अप्रोच में अगर हम वैल्यू एडेड को हर स्टेज पे कैलकुलेट करें या फिर फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करें, डिफरेंट मेथड। यहां पे देखिए कॉटन और शर्ट की वैल्यू, अगर हमें शर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो या तो फिर हम डायरेक्टली 500 कैलकुलेट कर ले, एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये फाइनल गुड्स अप्रोच है। लेकिन ये शर्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग स्टेज से गुजरा होगा। जैसे कि शर्ट पहले कॉटन के फॉर्म में होगा तो कॉटन ये वैल्यू है, उसके बाद यान बनाया होगा तो उसके अंदर 100 वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद क्लोथ बनाने के लिए 150 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद फाइनली शर्ट को स्टिचिंग करने का 100, तो टोटल वैल्यू हो गई 500 की। तो आइदर आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लो 500, आइदर आप वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लो। तो डिफरेंट मेथड है आउटपुट में भी, वैल्यू एडेड और फाइनल गुड्स अप्रोच। कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना है जब हम आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि वो प्रिकॉशंस क्या है, आपको ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं, अराउंड 2 या 3 प्रिकॉशंस आप याद रखिए एग्जाम्स के लिए। अगर आउटपुट मेथड ऑफ नेशनल इनकम आया तो सबसे पहले उसमें फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच आपको लिखना है, उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लिखने हैं। जैसे कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल गुड्स को ही हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे कि गुड्स का प्रोडक्शन इस साल शुरुआत तो हो चुका है लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, याद रखिए अगर मान लो कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो खुद के घर के लिए प्रोडक्शन करते हैं, बेचते नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, लेकिन गेस करके उसको हमें गेस करना है, एस्टिमेट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूड नहीं करना है। देखो यहां पे क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्लूडेड। तो मान लो किसी गुड्स की वैल्यू में जीएसटी इंक्लूडेड है तो वो जीएसटी वहां से एक्सक्लूड करना है, हमें डिडक्ट करना है। और सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट ने दिया है, सब्सिडीज दिया है तो वो ऐड कर देना है। तो कोई गुड्स का प्रोडक्शन, मान लो कि हमने राशन कार्ड से हमने 5 रुपीज पर केजी हमने वीट खरीदा, लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट ने भी उस पर स्पेंड किया है, फार्मर को 20 रुपीज दिया है लेकिन वो चीज हमें 5 रुपीज में मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने 15 रुपए अपने जेब से दिए हैं तो वो सब्सिडीज उसमें ऐड करना है, लेकिन अगर उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होगा तो वो डिडक्ट करना है। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पिछले 5 साल का प्राइस नहीं लेना है, हमें करंट प्राइस लेना है। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि प्राइस लेवल जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। और कभी कभी गुड जो है अलग अलग स्टेज से गुजरता है तो वैल्यू एडेड मेथड। और अगर गुड्स जो है इंपोर्ट हुआ है तो इंपोर्ट जो है हमें डिडक्ट करना है, एक्सपोर्ट को हमें ऐड करना है, इंपोर्ट को डिडक्ट करना है, डेप्रीसिएशन हमें डिडक्ट करना है। तो हमने देखा पहले भी नेट एग्रीगेट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। और सेकेंड हैंड गुड्स अगर बिका है तो सेकेंड हैंड गुड्स का प्रोडक्शन ऑलरेडी कभी हो चुका था और उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी थी, तो यहां पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस है। और मोस्टली आउटपुट मेथड कहां पे यूज होता है, याद रखिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। मोस्टली आउटपुट मेथड इज कैलकुलेट इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज, तो वहां पे ऑप्शन होगा डेवलप, डेवलपिंग या अंडर डेवलप। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में इस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम। थैंक यू।